आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनिधि, जो फरीदाबाद गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्लस ये डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर हैं फरीदाबाद में इकलौते। इनके नीचे जितने भी कॉलेज हैं उनको सबको ये संरक्षण देती हैं। स्वागत है सुनिधि जी आपका मेरे शो आम से खास में। आज मेरे दर्शक, जो मुझे लगता है ज्यादातर आपके स्टूडेंट होंगे, वो जानना चाहेंगे आपकी जर्नी, आपका ये सफर, एक लेडी का इतना बड़ा सफर, एक साधारण से परिवार में पैदा होने के बाद इस मुकाम तक पहुंचना जरूर मायने रखता है। दर्शकों के लिए आज आपकी बातें बहुत मायने रखेंगी। स्वागत है आपका मेरे शो आम से खास। शुक्रिया डॉक्टर साहब, सवाल तो कई हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जिस मुकाम पर आज आप हैं, क्या ये मुकाम आपने तय किया था अपने लिए? नहीं, मैंने ये तय नहीं किया था, लेकिन ये जरूर था कि कुछ ना कुछ करना है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ शिक्षा को, खास तौर से स्त्रियों की शिक्षा को जरूरी माना जाता था। बहुत बड़ी बात है उस युग में। जी, जरूरी माना जाता था। मेरी माता 1936 में उनका जन्म हुआ था। सोनीपत में बीधल एक गांव है। मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ग्रेट। उन्होंने बचपन में काफी स्ट्रगल माने देखी थी, लेकिन उस दौरान भी नाना जी का फोकस, आप समझ सकते हैं कि 36 में पैदा हुई हैं, 47 में हम लोग आजाद हुए। स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत साल के बाद वो घर आते थे, लेकिन वो ये इंश्योर करते थे कि मेरी माँ अपने परिवार में सबसे बड़ी बहन है, कि उनको शिक्षा मिले। तो एक वहाँ गोहाना के पास अब एक यूनिवर्सिटी बन गई है, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी। उस वक्त वो एक गुरुकुल से शुरू हुई थी। मेरी मम्मी उस गुरुकुल में जाने वाली दूसरा बैच में से थी वो, और उनकी क्लास में सिर्फ 3 लड़कियां थी। 3 लड़कियों से एक क्लास होती थी। क्या बात है। उस वक्त क्लास 2 में वो वहां गई थी, और जैसा वो हमें बताती थी कि वो लोग खुद ही अपना खाना बनाते थे। एक दूसरी कक्षा की बच्ची खुद अपना खाना बनाते थे। नाना जी का ये पूरी कोशिश थी कि अपने परिवार की बच्चियों को पढ़ाया जाए और आसपास की बच्चियों को वहां पे भेजा जाए। पर उस जमाने की बात, उस जमाने में ये इतना आसान नहीं था। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उनको काफी सुनना पड़ता था। कोई भी अपनी बच्ची को हॉस्टल में भेजना ही नहीं चाहता था उस वक्त, गुरुकुल में खास तौर पे। पर उनकी कोशिश थी, उन्हें लगता था कि शिक्षा के बगैर जीवन नहीं है। तो मेरे नाना जी, संयुक्त परिवार था मम्मी का भी, उनके पिताजी और छोटे उनके चाचा दोनों एक ही परिवार में रहते थे। वो कुल मिला के 8 बहनें थी। मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी 8 माएँ, मैं कहूंगी, उन्होंने मासी और माएँ कहूंगी, तो सब की सब ग्रेजुएट थी उस वक्त में। हाँ, उन्होंने अपनी सबने ग्रेजुएशन पूरी करी। बड़ी अचीवमेंट है ये। उनमें से 6 सरकारी नौकरी में रही। बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो शिक्षा तो मेरे लिए बहुत एक जरूरी सी चीज थी। तो ये फैमिली लेगेसी कैरी कर रही हैं आप? जी 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 जी। उसके बाद ये कभी इस चीज को लेके हमारे दिमाग में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा कि भाई लड़की हूं या औरत हूं तो मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे सिर्फ घर संभालना है। नहीं जी, दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि मेरी जो माता पिता का संयोग हुआ। माता तो उस परिवार से थी, लेकिन पिताजी अपने परिवार में पढ़ने वाले पहले थे, पर शिक्षा का महत्व वो समझते थे। मम्मी की नौकरी पहले लगी थी, पापा उस वक्त पढ़ ही रहे थे। क्या बात है। उस वक्त पापा पढ़ रहे थे। तो वो एक जमाना था जब ओटी और बेसिक हुआ करता था। हाँ, तो मेरी मम्मी की जब जॉब लगी, वो 8वीं पास करने के बाद अपने ही गांव के स्कूल में टीचर बन गई थी। जमाना इतना पुराना है कि वो उनको तनख्वाह लेने के लिए उस बीधल गांव से रोहतक डिस्ट्रिक्ट जाना होता था महीने में एक बार, और वो तांगे से जाते थे। उस वक्त और कोई साधन नहीं था वहां तक। तांगे से गोहाने तक जाती थी, तांगा वहां खड़ा रहता था, फिर गोहाना से बस में बैठ के रोहतक गई और वापस। मैं आज के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, तांगा वो होता था जिसको घोड़ा खींचता था। घोड़ा गाड़ी को तांगा कहा जाता था। जी 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 जी। तो
तो शिक्षा को लेके कोई कम ज्यादा वाली तो कोई बात थी नहीं। इसी तरह से हमारे लिए जैसे रोटी खाना जरूरी है, इसलिए हमारे उसी तरह से पढ़ाई भी हमारे लिए जरूरी होती थी। तो ये गोल लेकर आप बचपन से चली और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। नहीं, मुझे इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं थी। हमें मतलब दिमाग में भी कोई ऑप्शन नहीं थी कि पढ़ाई के सिवाय भी कोई और तरीका होता है। बात बचपन से ये बात समझ में आ गई थी कि हम लोग अपने एक मिडिल क्लास में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा से बेहतर ना तब कोई जरिया था ना आज कोई जरिया है। तो अब मैं अपने कॉलेज में भी बच्चियों को यही बात बताती हूँ कि देखो हमारा सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में बहुत पैसे वाले बच्चे नहीं आते हैं। एक कारण ये है, दूसरा ये है कि हम दिल्ली के बहुत पास हैं, तो जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं वो बच्चे दिल्ली पढ़ने के लिए चले जाते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो लड़कियां आती हैं वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की बच्चियां हैं। तो उन बच्चियों को भी मैं ये बात समझाती हूँ और मैं अपना उदाहरण दे के ही समझाती हूँ कि आज बच्चियों को बड़ा अच्छा लगता है कि मैडम आई कार में बैठ के आ गई है और ऐसा ऐसा है। तो बेटा ये सब कुछ ऐसा नहीं था, उसके पीछे का स्ट्रगल। हाँ, इस पर हम धीरे 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 हम यहाँ तक पहुंचे और जहाँ जहाँ तक तुम सब आ सकती हो। तरीका सिर्फ वही था कि हमने पढ़ाई कभी इसको सेकेंडरी नहीं रखा पढ़ाई को, लेकिन साथ साथ ये भी जरूर रहा, माता पिता दोनों शिक्षा के क्षेत्र में थे, सुबह दोनों को स्कूल जाना था। तो सुबह पता नहीं लोगों को सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन सुबह मेरे पापा आटा गूंदा करते थे, मम्मी सब्जी बनाया करती थी और हमें तैयार किया करती थी, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच तो अब हम कहने लगे हैं, लेकिन ताकि भी सुबह खाना खा के जाना है। आने के बाद क्योंकि हम लोग शहर के स्कूलों में थे, हम लोग जल्दी आ जाते थे, तीनों बहन भाई, माता पिता दूर से आते थे, उनको आने में टाइम लगता था। तो आने के बाद हमारे लिए रोटी बनी हुई रखी होती थी जो कि माँ सुबह बना के जाती थी। तो खा के भी जाते थे और बना के भी छोड़ के जाते थे कि और उस वक्त भी वो दोनों मिलके काम करते थे। तो मैं कैसे ये बात कह दूं कि भाई कहाँ आदमी ये काम करेगा या औरत ये काम करेगी। मैं उस माहौल में पड़ी हूँ जहाँ दोनों को गृहस्थी चलाने के लिए बराबर से काम करना पड़ता था। एक दूसरे का दोनों कमा रहे थे, दोनों घर में मदद कर रहे थे, दोनों हमें बड़ा कर रहे थे। और हमें क्या, इधर का मैंने बताया कि मम्मी, ये लोग 8 बहनें थी, मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी। इस तरफ मेरे पिताजी तीसरे नंबर पे हैं, 2 मेरे बड़े ताऊ जी उनसे बड़े हैं। जो बड़े ताऊ जी थे उनकी बच्चियां लगभग मम्मी से 2-3 साल ही छोटी रही होंगी। तो हाँ, नहीं होता था। अब उन सब को संभालना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों शहर में आ गए थे, बाकी दोनों परिवार उस वक्त भी गांव में थे। लेकिन ये नहीं था कि हम शहर में आ गए हैं, बाकी वो लोग रह गए, वो हमारे रिश्तेदार हैं। हमारा परिवार आधा गांव में है और आधा शहर में है। ये परिवार शहर वाले हैं, उनको वो गांव वाला परिवार भी उतना ही संभालना। तो परिवार कम, जिला ज्यादा लगता है। जी, इसी तरह से आप जैसे भी इसको समझे। लेकिन मुझे ये नहीं याद कि हमारे बचपन में कोई ऐसा, शायद एक आधा वक्त ऐसा रहा होगा जब हम 3 बहन भाई और मम्मी पापा, हम 5 लोगों ने खाना खाया हो, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन में हम सिर्फ 5 ने खाना खाया हो। कोई वक्त ही ऐसा हो सकता था। तो जैसे जैसे जिसका जो टाइम आता गया, गांव से भी परिवार के लोग हमारे साथ आते थे सोनीपत और हम वहीं रहते थे। जिसका पढ़ाई का जो टाइम आया तो हमने मिलजुल के पढ़ाई सबने कर ली। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम 3 बहन भाई हैं, जैसे बताने के लिए 3 भाई कागजों में हैं, पर हमारा तो हम 12 बहनें और 3 भाई हैं। कुटुंब था जी, हम 12 बहनें और 3 भाई हैं। तो मैडम आपको हायर एजुकेशन के लिए तो डॉक्टर साहब बाहर आना पड़ा होगा। हाँ, हायर एजुकेशन नहीं, सोनीपत देखिए शिक्षा का हब रहा है। सोनीपत में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस रहे हैं। तो मैंने हिंदू गर्ल्स कॉलेज से 10वीं करी थी और हिंदू कॉलेज से फिर मैंने BSc करी थी। तो दोनों घर के पास ही थे। हिंदू कॉलेज का बड़ा नाम रहा था तब। और उसके बाद फिर मैं MSc के लिए रोहतक गई थी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने MSc करी थी। 1988 में मैंने MSc पास आउट की थी और उसके बाद मैंने PhD के लिए वहां एनरोल किया था। उन्हीं दिनों नौकरी के लिए विज्ञापन आया, अप्लाई किया। परिवार का आशीर्वाद, मेरी मेहनत, ईश्वर की कृपा, नौकरी मिल गई। सरकार ने आपको ये नौकरी देकर खुद पे एहसान किया है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए क्या होता है, एक सिस्टम था, हम उस सिस्टम का पार्ट बन गए, लेकिन उस सीट के लिए, उस पोस्ट के लिए वो कॉम्पिटेंट, उसका कैंडिडेट का आना, ये बहुत मायने रखता है। आपको नौकरी की जरूरत थी, लेकिन सरकार को उन आने वाली बच्चियों के भविष्य के लिए एक ऐसे उसकी कैंडिडेट की जरूरत थी कि जो आगे की वो उसको देख सके। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टरेट किया, PhD किया है,
ये तो आपने जॉब में रहते हुए किया? जी, मैंने जॉब में रहते हुए पीएचडी की थी। कितने साल बाद? मैं 7 साल के बाद एनरोल किया था पीएचडी के लिए दोबारा से। ये ख्याल आपके मन में शुरू से था या जी अचानक जी, आया? ये बिल्कुल मेरे ख्याल शुरू से मेरे मन में था कि मुझे डॉक्टरेट तो करना ही है। करना ही है। हाँ जी। चीर फाड़ वाली नहीं? चीर फाड़ वाली हो जाती तो वो भी करती, कोशिश तो इसके लिए भी की थी। जहाँ मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही, जो मैं कहूँ कि एक जगह मैंने चाहा और वो नहीं हुआ, वो यही था। मैंने पीएमटी का जब एग्जाम दिया तो मेरिट बनती थी एग्जाम के बेसिस पे, और मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद कि सीरियल नंबर क्या था, लेकिन मुझसे एक नंबर पहले तक के बच्चे का एडमिशन हो गया था और मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। छोड़ दिया। हाँ, मेडिकल कॉलेज रोहतक के लिए तब इतने कॉलेजेस नहीं होते थे। मैं बात कर रही हूँ बहुत पुरानी 84 की। तो 82 में मैंने बीएससी की 10th की थी, और 84 में आपका मेडिकल कॉलेज का मेडिकल का, प्री मेडिकल हाँ, का, तो एक लास्ट पे आप रह गया था। अगर एक शायद मुझे यहाँ आना था, एक एडमिशन और होता तो वो आपका होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिलीव नहीं करती कि ये डेस्टिनी थी? हाँ जी, बिल्कुल, जिसने आपको उस लास्ट एज पे रोका। वरना आज आप बीमार लोगों का इलाज कर रहे होते और यहाँ समाज को आपकी कितनी जरूरत थी। ये दोनों चीजें देखो, मैं ये मान रही हूँ कि मुझ में जो कुछ अच्छा है वो मेरे माता पिता की वजह से है। जो कुछ कम रह गया या कुछ खो दिया वो मेरी अपनी कमी है। तो उन्होंने मुझे जिस तरह से बड़ा किया, जिस तरह से तैयार किया, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जहां भी होती मैं अपना 100% देती, और 100% ही सामने से रिजल्ट्स भी आते। डॉक्टर साहब, आप जब पीएचडी के लिए आपने सोचा और तैयारी शुरू की, तो मन में क्या चल रहा था? हाँ, उस वक्त ये था कि मेरी बच्ची बहुत छोटी थी तब, तो अब बच्ची को छोड़ के मुझे बाहर जाना पड़ता था। मेरा फील्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए लैब वर्क भी होता है और कई सैंपल टेस्टिंग्स के लिए बाहर जाना होता था। थोड़ा सा स्ट्रगल उस वक्त हुआ क्योंकि मुझे बच्ची को मेड के पास छोड़ के जाना पड़ता था। अकेली बच्ची है, उसको आप कहीं और नहीं छोड़ सकते हैं। या तो मेरी मदर आती थी जब मुझे 3-4 दिन के लिए रिसर्च के लिए बाहर जाना होता था, या मैं जो भी मेरे घर में हेल्पर थी। पर वो जो मेरी हेल्पर थी उसने शायद मेरी बच्ची को मुझसे भी ज्यादा प्यार दिया है। चलिए, ये मैं अपनी पीएचडी, मैंने जो अपनी थीसिस के में लिखा भी है कि जिन लोगों के सहयोग से, उसमें एक मेरी हेल्पर भी रही है। आपने जरूर उनका थैंक्स, नोट ऑफ थैंक्स तो जरूर किया होगा आपने उनका। पीएचडी कब किया आपने, कौन से ईयर में? पीएचडी 2006 में। 2006 में जी। डॉक्टर साहब, आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। कहीं आपको लगता है कि हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ और सुधार की जरूरत है आज? हाँ, बेशक सुधार की जरूरत है। थोड़ी रोशनी डालें। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताती हूँ। सुधार, देखिए, शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। एक हमारे मन को खोलना, हमारे दिमाग को खोलना, और दूसरा उससे रोजगार संबंधित है। ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा इस वक्त मैं समझती हूँ हमारी समस्या, वो हमारी पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम थोड़े से ज्यादा है रिसोर्सेज के साथ। रिसोर्सेज तो पूरे हम ज्यादा हैं। हम ज्यादा हैं, बस ये कह ले कि वो अनुपात ठीक नहीं है। वो अनुपात ठीक नहीं है। तो रोजगार तो सबको चाहिए। तो शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए ना हो, उससे रोजगार किसी ना किसी तरीके से रोजगार उपजे उससे। ये शिक्षा का एक उद्देश्य है ही, जिसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। सुझाव? कोर्सेज इस तरह के बनाए जाने चाहिए और कुछ एवेन्यूज अवेलेबल कराए जाने चाहिए। जो एक सेट पैटर्न चल रहा था जिस वक्त हम पढ़ रहे थे, टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कुछ बहुत थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती थी, पर अब उससे बहुत आगे निकल गए हैं हम। तो और क्षेत्रों में भी मौके मिलने चाहिए। मैंने सुना आप गर्ल्स के लिए खास तौर पर, वैसे तो आपके पास स्टूडेंट लड़के भी हैं, पर गर्ल्स के लिए आप खास तौर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं जिससे उनको पंख लगे या उनको आजादी एक छत्र छाया में मिले। जी, सबसे पहले मैं अपनी बच्चियों को ये कहती हूँ, इस वक्त मैं गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16 में है गर्ल्स कॉलेज में। इससे पहले इस गर्ल्स कॉलेज में मैं 1 साल से आई हूँ। उससे पहले नचौली गर्ल्स कॉलेज में थी। मतलब 2020 में समझिए मैं गर्ल्स कॉलेज, 2020 ऑनवर्ड्स में गर्ल्स कॉलेजेस में रही हूँ। इससे पहले मेरी सारी नौकरी कोएड कॉलेजेस की थी। तो यहाँ आके मैं महसूस करती हूँ कि लड़कियां बहुत सिकुड़ी सी रहती हैं।
खास तौर पे मेरे पास जो बच्चियां आती हैं, तो मैं उन बच्चियों को सबसे पहले ये बात करती हूँ कि बेटा जैसे तुम कॉलेज के गेट से अंदर एंटर करती हो, तुम हंसना शुरू कर दिया करो, अंदर आके तुम्हारा जो मन करे तुम करो, अपना अनुशासन ध्यान में रखते हुए, उसके बाद जो तुम्हारा मन करता है करो, क्योंकि इन बच्चियों को घर में, समाज में वो मौके नहीं मिल रहे जिससे ये खुश रह सकें और उड़ सकें। इनके लिए आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारी बच्चियां मेरे पास ऐसी आती हैं जो पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ में अपना परिवार भी चला रही हैं। बताएं, कमाल है। कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी सबके आसपास वो सब कोशिश करती हैं, नहीं हो तो फिर ट्यूशन कर रही हैं। जो माइग्रेंट लेबर जो था वर्ड, जो कोरोना के टाइम पे आया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो एक टर्म एस्टेब्लिश हो गई है। तो यहाँ पर ज्यादा फरीदाबाद में आपको भी पता है कि आसपास के और राज्यों से लोग आते हैं, फैक्ट्रियां ज्यादा होने की वजह से यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, हाँ, ज्यादातर उनके बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो बच्चियां किसी ना किसी तरीके से अपने घर में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी देना चाहती हैं, पढ़ना भी चाहती हैं। आप कैसे मोटिवेट करते हैं उनको? मैं उनके लिए उनका टाइम टेबल को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ उनके हिसाब से, कि जो वो जिस वक्त काम करना चाहती हैं उनको काम का टाइम मिल जाए। तो जो बच्ची मेरे पास आती है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं, देखो पढ़ाई को मैं सेकेंडरी कभी नहीं रखती, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो जो भी कर पाए मैं वो कोशिश करती हूँ कि उनको टाइम। मुझे पता लगा आप बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए फैशन शो तक अरेंज करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनको भी उस दुनिया में। हमारे त्योहारों का क्या उद्देश्य है? यस, त्योहारों का उद्देश्य दो तरह से है, संस्कृति से जुड़ाव और एक बहाना खुश होने का, खिलने का, सजने का, संवरने का, नाचने का, गाने का, ये सब हमें हर्षोल्लास, हाँ, सेलिब्रेशन जो है ये त्योहार हमें देते हैं। तो कोई भी त्योहार हो, मैं हर त्योहार अपने कॉलेज में जरूर मनाती हूँ, वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी लेवल पे हो, वहाँ हमारी कोशिश होती है उससे, उस त्योहार के महत्व से रूबरू, जो उसका सांस्कृतिक महत्व है जी। अगर धर्म है तो धार्मिक महत्व जो है उससे मैं उनको रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। साथ में हम नाचेंगे गाएंगे जरूर, इंटरेक्शन भी होता है स्टूडेंट्स के साथ। हाँ जी, हाँ जी, स्टूडेंट का भी आपस में स्टूडेंट का भी होता है। कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स उस पूरी एक्टिविटी को कंडक्ट स्टूडेंट्स करें, ताकि उनके पीछे हम खड़े रहें, एंजॉय भी वो करें, जहाँ उनको चाहिए हमारी मदद, हम उनके साथ खड़े होते हैं ज्यादा से ज्यादा। उससे उनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी आएंगी। जैसे स्कूल टाइम में टीचर्स डे होता था। हाँ जी, हाँ जी, टीचर्स डे वो एक दिन का होता था, तो अब मैं ज्यादातर एक्टिविटीज जितनी भी हैं उनमें कोशिश ये है कि बच्चे करेंगे। पहले उनको सब हम बताते हैं कि ये चीज है, ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद बच्चे करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि बच्चे इसमें आगे आ भी रहे हैं। फाइनेंशियली कमजोर बच्चों के लिए कोई आप स्कीम? हाँ जी, फाइनेंशियली कमजोर के लिए एक तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में लड़कियों की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। एडमिशन के टाइम पे लगभग 4,500-5,000 के करीब वन टाइम पेमेंट है। हाँ, वो ही उनको फीस देनी होती है, उसके बाद उनको कोई ट्यूशन फीस नहीं है। ये एडमिशन के चार्जेस हैं जो साल में एक बार ही दिए जाते हैं। तो तकरीबन सब लोग उतना अफोर्ड कर लेते हैं, जो नहीं कर लेते उनके लिए हम हैं। बहुत अच्छा आपसे, मतलब ये चीजें जानकर मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि आप इतना नजदीक तक चले जाते हैं स्टूडेंट्स के, वो उनका पढ़ाई में भी मन लगे, खुश भी रहे। हमारी नौकरी किनसे है? इन बच्चों से है। अगर इसको सिर्फ नौकरी के तौर पे देखा जाए तो भी अगर बच्चे नहीं है तो हम किसको पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? और जब कोई बच्चा कैंपस के अंदर एक बार एंटर कर जाता है, वो मेरी औलाद हो जाता है। क्या बात है। उसके बाद उसकी हर परेशानी मेरी परेशानी है। मैं आपको बताऊं कि पिछले इन 5 सालों में, जब से मैं गर्ल्स कॉलेजेस में आई हूँ, मेरा पहले तरीका बिल्कुल अलग होता था। लड़कों को तो मैं बड़ी सख्ती से लेती थी। इन बच्चियों के लिए मैं अपने आप ही पता नहीं कैसे माँ बन जाती हूँ। शायद मैं माँ भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी जिस तरह से अब मैं इन बच्चों की समस्या को समझती हूँ। देखो, मेरी बच्ची के लिए मेरे को पता था कि वो एक अच्छे उसके पास सब कुछ है। मेरी बच्ची को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चीज आजकल एक दो बच्चे हैं सबके साथ में आ जाती है। लेकिन जो बच्चियां मेरे पास वहां आती हैं उनको एक एक चीज के लिए अभाव से निकल के। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे उनके साथ बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। पता लगता है कुछ चीजें जिन पे ये जो मैं मोबाइल और जो चीजें ओपन हो गई हैं, नशा भी एक चीज है। इन चीजों को लेके मैं बहुत सख्त हूं।
लेकिन जब ये समस्या मेरी किसी स्टूडेंट के पास आती है तो मैं उसके लिए सख्त नहीं, मैं उसके लिए सपोर्टिव बन जाती हूँ। यस, रिपीटेडली मैं ये बात कहती हूँ, जब भी हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन होता है या मुझे कभी भी मौका मिलता है कि 4 बच्चों के साथ मैं अलग से बात कर पाती हूँ, मैंने उनको ये कहा है कि बेटा तुम लोगों की यहाँ पे मैं माँ भी हूँ, मैं तुम लोगों की दोस्त भी हूँ, मैं तुम लोगों की टीचर भी हूँ। सबसे पहले तुम मेरे को अपनी दोस्त मान के अपनी बात करोगी तो मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद कर पाऊंगी। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चियां आके खुल के अपनी बात कहती हैं। शायद ऐसी ऐसी बातें भी बच्चियां मुझे बता जाती हैं कि जो वो किसी और को ना बता पाए। कई ऐसी जगह कई ऐसी बच्चियां आई हैं जिन्होंने गलती की है, लेकिन मेरे सामने आके उन्होंने कन्फेस किया कि हमसे ये गलती हो गई है, तो आप अब हमें इसमें से निकालो। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, मैं वहां मानती हूँ कि हम थोड़ा सा अपना रोल अदा कर पा रहे हैं। नहीं, थोड़ा नहीं, आप कहीं ज्यादा रोल अदा कर पा रहे हैं। नहीं, वो देखो मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, वो मुझे पढ़ाने की मिल जाती है ना, तो वो तो काम हो गया। हाँ, अब सोसाइटी का भी तो मैं एक हिस्सा हूँ। यस, सोसाइटी से लिया बहुत कुछ है तो देना तो बहुत कुछ पड़ेगा। मुझे इतना सिक्योर बचपन मिला, और बचपन सिर्फ वहां का बचपन नहीं कहूँ, मैं नौकरी में भी कहती हूँ। जब मैंने नौकरी शुरू करी अलग माहौल होता था, सपोर्टिव होते थे बड़े लोग। अब जैसा गला काट प्रतिस्पर्धा जैसी अब है, अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने जब नौकरी शुरू करी 1990 में मैं इस जॉब में आई थी, तो जो सीनियर्स थे वो हमें सिखाते थे कि ऐसे करना है, सपोर्टिंग थे। वो चीजें मेरे अंदर काफी अंदर तक हैं। अब भी कई बार ये होता है कि मेरा स्टाफ मुझसे ये बात करता है कि मैडम आप जैसे सुन लेते हो या समझा देते हो काम, तो फिर हमें काम आसान लगता है। तो मैंने कहा ये इसलिए है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें वही दे रही हूँ जो मुझे मिला था, जो मुझे मिला विरासत। अब ये मेरी खुशकिस्मती कह लें कि मुझे मिला बहुत कुछ अच्छा, इसीलिए मेरे में से कुछ अच्छा निकल आता है बाहर। मैं आपके इस परिचय से, जो आपने अपना परिचय खुद दिया, बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों में भी कुछ ऐसे लोग होंगे शिक्षा के उस क्षेत्र में, वो भी इन चीजों को अडॉप्ट करेंगे। सुनिधि जी, मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आज कोई लड़की जो आपके कॉलेज से पढ़ के आगे जाती है, कुछ करती है, तो उसके आगे कितनी संभावनाएं खुली हैं, जबकि आपके युग में तो संभावनाएं बहुत थी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक तो उसका कोर्स का सिलेक्शन क्या है, इस पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं। तो जब हम एडमिशन के टाइम पे बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, उस पोटेंशियल को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इस पे हम कोशिश करते हैं कि शुरू से ही बच्चे को सही गाइड किया जाए, सही लाइन में डाला जाए। तो काफी जगह जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो बच्चे अच्छे प्लेस भी हो रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज के नाम पे तो एक ऐसा सोच बन जाती है सामने वालों की, यार ये तो सरकारी कॉलेज से आए हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। जो सुविधाएं सरकार हमें दे रही है सरकारी कॉलेजेस में, देखिए, एक जो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत जो कमी होती थी वो पैकेजिंग की कमी होती थी। मटेरियल हमारे पास बहुत अच्छा बढ़िया था, पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, उसमें पॉलिश नहीं होती थी। तो अब ऐसे कोर्सेज भी आ रहे हैं, हमारे पास संस्थाएं भी आती हैं जो वो पॉलिश भी हमें करके दे रही हैं। कई एनजीओज के साथ हमारा MOU साइन होते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, वो बच्चों को इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है या पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या और तैयारी होनी चाहिए, उसमें मदद कर रहे हैं। क्या आप बच्चियों को आने वाली फैमिली लाइफ के लिए भी तैयार करते हैं? बिल्कुल। देखिए, उसके बगैर तो कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, परिवार हमसे ही होते हैं। यस, परिवार हमसे ही होते हैं। मैं बच्चियों को यही बात कहती हूँ, परिवार आपसे, परिवार में रौनक लड़कियों से है। रौनक भी है तो वंश भी आपसे। जी, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या आप किस किस्म की तैयारी, मेंटली प्रिपरेशन क्या करते हैं आप? वैल्यू समझानी पड़ती है बच्चों को। क्या उसके लिए एक ये चीजें आ जाती है ना जहाँ पे कि मैं ये हूं तू ये है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि 2 यूनिट ही एक होती है, एक परिवार एक यूनिट होता है, जो अकेला उसमें से कोई भी कुछ भी नहीं है। बहुत जरूरी भी है। एक जो ज्यादातर बात मैं बच्चियों को कहती हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ जैसा कुछ भी नहीं होता। बच्ची कई बार सोचती हैं कि हम ये ना करें, शादी नहीं करनी,
नौकरी में हम अपना कैरियर बनाएंगे, तो एक स्टेज के बाद आप अकेले पड़ जाते हो। वो डिवाइन अरेंजमेंट से बाहर चलेगा ना। हाँ, एक बार आप अकेले पड़ जाते हो। तो देयर इज नथिंग लाइक अ नॉर्मल लाइफ, Nature जिसके अंदर कमियां भी होती हैं, जिसके अंदर दुख भी होते हैं, जिसके अंदर सुख भी होते हैं। उस परिवार को कमियों के साथ अपनाना पड़ता है, सबका सब करना पड़ता है। खूबियां तो खुद ब खुद चल के आती हैं। हाँ। अपनाना तो कमियों से इंसान पड़ता है। अकेला रहने के लिए नहीं बना है, नहीं बना है, बिल्कुल। इंसान परिवार सोशल एनिमल है, परिवार में रहेगा, परिवार में रहेगा, परिवार में जचेगा। हाँ। डॉक्टर साहब, आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप जॉब के साथ साथ परिवार को भी देखती हैं, और होना चाहे अनचाहे आपको उन बच्चियों के लिए भी टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है जो आपसे जुड़ी हुई हैं भावनात्मक रूप से। डॉक्टर साहब, आप सरकार के साथ भी काम करती हैं और बच्चों के साथ भी काम करती हैं और परिवार भी देखती हैं, ये सारा बैलेंस आप कैसे करती हैं? क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लेके चल रही है, तो सरकार इस बारे में काफी सीरियस है। जिस भी तरह की बच्चों की जो जरूरतें रहती हैं, उसके लिए हमारा मुख्यालय के साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर चलता रहता है। कुछ चीजें डिले हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन डिनाई नहीं होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आप जो कर रही हैं। तो जहाँ बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको ऊपर भेजते हैं, हो जाता है काम। वेल ऑन टाइम आ जाता है। नॉट वेल ऑन टाइम, कभी कभी डिले मैं बता रही हूँ कि हो जाता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि सब चीजों को ठीक टाइम पे समेटा जा सके। तो सरकार की तरफ से मदद बच्चियों के लिए काफी मिलती है, और बच्चे भी खुश रहते हैं। फिर बच्चे हैं बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा खुश जल्दी हो जाते हैं, नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। तो वो मिला जुला सा रहता है। चलिए, आपने एक कॉलेज में अपने साथ बच्चों के साथ एक पारिवारिक माहौल बनाया हुआ है। बिल्कुल। आप अपने शब्दों में अपने बच्चों के लिए जरूर कोई मैसेज दें, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा आपके बच्चे देखेंगे। तो बच्चों के लिए मैं एक 2 लाइन जरूर शायद मिल जाए। मैं कई बार बच्चों को पढ़ के भी बताती रहती हूँ, कुछ चीजें जहाँ दिखती हैं। 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, एक चीज नहीं रहेगी ये। हम जो सीख रहे हैं, बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि बेटा, जो आप सीख रहे हो उसको अपने तक मत रखो, क्योंकि आप परिवार की सबसे महत्वपूर्ण इकाई बनने जा रही हो। जो कुछ अच्छा आप में है, उस अच्छे को अपने से बाहर तक जरूर लेके जाओ। ज्ञान कभी भी अपने तक सीमित रहना चाहिए। ज्ञान और प्रकाश, इन दोनों का महत्व बांटने में है, बंद करके रखने में नहीं है। क्या दोनों ही चीजें। और बच्चियां खास तौर पे बेखौफ मुस्कुराया करो तुम। क्या बात है। बेखौफ मुस्कुराया करो तुम, औरत हो ये सोच के डर ना जाया करो तुम। क्या बात है डॉक्टर साहब। सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना हो तुम। यस। महको चहको, थोड़ा गुनगुनाया करो। क्या बात है। और पर्वत सी अटल है नारी, तो फिर फख्र से सर उठाया करो। प्यार की अमिट मूरत हो तुम, हर रंग में ढल संवर जाया करो। बहुत प्यार नहीं बांटेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर। आपका शब्दों का चयन देख के ये लगता है कि एक जो खूबसूरती आपके अंदर पोएट बनने की थी वो रह गई। नहीं, उस कोशिश को हम कर लेते हैं, कभी कभी हाथ पैर मार लेते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आज इतना ही समय लेंगे आपका। और बच्चों, डॉक्टर साहब का मैसेज जरूर समझना और फॉलो भी करना। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका आने के लिए। मेरे शो आम से खास पर आज आपने मेरे शो को खास बना दिया। आप खास आपने बनाया, हम तो आम ही है। आपकी वजह से हम खास में शुमार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।